हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज जो ये आपकी क्लास है वो आपकी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए, जो आपके एग्जाम 3 अगस्त से शुरू हो रहे हैं ग्रुप डी के, उसके लिए ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास में आपके 30 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज इसका पहला प्रैक्टिस सेट है। और ये जो आपका पेपर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है। और इसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आपकी जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। और आपके टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और आपको टाइम 90 मिनट का मिलेगा। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये आपका सिलेबस है और ये आपको 90 मिनट टाइम मिलेंगे ये पेपर हल करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। हम जो सॉल्व करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट में वो आपकी सिर्फ जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका सेट नंबर 1। इसमें पहला क्वेश्चन है जनरल साइंस में। दी गई अपक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 3Fe+4H2O FeO4 प्लस Fe3O4 प्लस 4H2O। तो इसमें जो सही है वो आपका सबसे पहले है लोहे धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, जल का अपचयन हो रहा है, जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है और जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपके सी ऑप्शन सही है। लोहे धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है, जल का अपचयन हो रहा है और जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान क्या है? तो इसका जो समाधान है वो आपका मनाही है। डी ऑप्शन करेक्ट है। मनाही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने का सर्वाधिक प्रभावी समाधान मनाही है। ये ठोस अपशिष्ट पदार्थों का दहन, निपटान, स्वरूप परिवर्तन आदि अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत आता है। और ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है: पुनर्चक्रण, अपशिष्टों का नष्ट करना, कंपोस्टिंग, दबाना और गैसीकरण। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो ये पत्तियों और प्ररोहों में पाई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ये पत्तियों और प्ररोहों में पाई जाती है। और स्टोमेटा पौधों के ऊतकों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो गैस विनिमय को अनुमति देते हैं। तीसरा पॉइंट है कि रंध्र आमतौर पर पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ तनों में भी पाए जाते हैं। और अगला पॉइंट है, गार्ड कोशिकाओं के रूप में जानी जाने वाली विशेष कोशिकाएं रंध्रों को घेरती हैं और रंध्र के छिद्रों को खोलने और बंद करने का कार्य करती हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमेन क्या है? तो रूमेन क्या है? रूमेन एक भोजन को संग्रहित करने के लिए आमाशय का एक कक्ष है। बी ऑप्शन करेक्ट है। रूमेन भोजन को संग्रहित करने के लिए आमाशय का एक कक्ष है। और रूमेन जुगाली करने वालों के पेट में एक किण्वन कक्ष है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पेट का सबसे बड़ा भाग है और इसकी मात्रा का 84% बनाता है। अगला पॉइंट है, सभी शाकाहारी पौधे खाने वाले स्तनधारी जुगाली करने वाले कहलाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो आपका असत्य है वो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है, ये आपका गलत है। पुष्पी पादपों में प्रजनन के संबंध में निम्न कथन असत्य है। बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन हो सकता है, ये गलत है। पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से फूल के चारों ओर घूमता है और जिसमें नर और मादा दोनों उन्मुख होते हैं। और इसमें पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन में निम्नलिखित प्रक्रिया शामिल होती है। पहली प्रक्रिया है कि परागण या बाहरी प्रक्रिया है, जिसमें अंडाशय के अंदर नर और मादा युग्मकों को मिलने में मदद मिलती है। इसमें नर भाग परागकण उत्पन्न होता है जो मादा प्रजनन भाग के वर्तिकांग तक पहुंचते हैं। दूसरा पॉइंट है, निषेचन वह प्रक्रिया है जो बीज पैदा करती है, जिसमें माता पिता दोनों की आनुवांशिक सामग्री उपस्थित रहती है। आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपको जल, सरसों का तेल, ग्लिसरीन और केरोसिन यानी मिट्टी का तेल दिया गया है। यदि प्रकाश की एक किरण इन सभी माध्यमों में एक ही कण पर तिरछी आपतित होती है तो प्रकाश की किरण किस माध्यम से में सबसे अधिक मुड़ेगी? तो वो जो आपकी मुड़ेगी वो ग्लिसरीन में मुड़ेगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो उसके मुड़ने की मात्रा पूरी तरह से उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 3 सही है, 1 गलत है, तो वो कौन सा है? तो वो आपका जो गलत है वो है जीवाश्म ईंधन अक्षय संसाधन है, ये गलत है। और 6 संसाधन वह साधन होते हैं जिसके भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त होते हैं। तीसरा पॉइंट है, 6 संसाधन के पुनर्निर्माण में करोड़ों वर्ष की अवधि लगाते हैं। अगला पॉइंट है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधकों को जब एक 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है तो उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें जो सही है वो आपकी, जब वे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनमें समान विद्युत धारा प्रभावित होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज के तल के लंबवत रखे एक वृत्ताकार पास में कुंजी को चालू करने पर धारा प्रभावित होती है। पास के अक्ष पर स्थित बिंदुओं ए और बी से देखने पर धारा क्रमशः वामवर्त और दक्षिणावर्त प्रतीत होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बी से ए की ओर इंगित करती हैं। परिणाम चुंबकी का उत्तरी ध्रुव किस फलक के निकट होगा? तो ये जो होगा वो आपका बिंदु ए के निकट होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। कागज के तल के लंबवत रखे एक वृत्ताकार पास में कुंजी को चालू करने पर धारा प्रभावित होती है। पास के अक्ष पर स्थित बिंदुओं ए और बी से देखने पर धारा क्रमशः वामवर्त और दक्षिणावर्त प्रतीत होती है। तो परिणाम चुंबक का उत्तरी ध्रुव हमेशा बिंदु ए के फलक के निकट अवस्थित होगा। दूसरा पॉइंट है, क्लॉक फेस रूल के नियमों के अनुसार यदि किसी वृत्ताकार पास के फलक को सामने से देखने पर धारा वामावर्त बहती है तो वह फलक उत्तरी ध्रुव बनता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसके विपरीत यदि किसी फलक से देखने पर धारा दक्षिणावर्त बढ़ती हुई प्रतीत होती है तो वह चुंबकीय फलक दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। और अगला पॉइंट है, यह बिंदु ए से देखने पर धारा वामावर्त दिखती है, इसीलिए फलक चुंबकीय रूप से उत्तरी ध्रुव होगा और बिंदु बी से दक्षिणावर्त देखने पर के कारण फलक बी दक्षिणी ध्रुव होगा। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित एंजाइमों को उनके स्राव स्थल के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ है एंजाइम, दूसरी तरफ है स्राव स्थल। तो सबसे पहले है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है वो आपका अग्नाशय, पैनक्रियाज। एमाइलेज लार यानी सलाइवा। बाइल यानी पित्त, वो आपकी यकृत लिवर। और पेप्सिन आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथि है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अंतर्ग्रथन में रासायनिक संकेत का संचरण किस दिशा में होता है? ये जिस दिशा में होता है वो आपका एक न्यूरॉन के अक्ष तंतु सिरे से दूसरे न्यूरॉन के ध्रुमिका सिरे तक होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अंतर्ग्रथन दो न्यूरॉन्स के बीच का वह सूक्ष्म अवकाश या संधि स्थल होता है जहां तंत्र का आवेगों का संचरण एक दिशी होता है। दूसरा पॉइंट है कि जब कोई विद्युत आवेग एक न्यूरॉन के अक्ष तंतु के अंतिम सिरे पर पहुंचता है तो वहां से विशेष रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुण के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में जब इसको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले सोडियम, Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है।
अग्नाशयी रस के कार्यों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प इसमें कौन सा है? इसमें सही विकल्प है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज इमल्सीकृत वसा को पचाता है। अग्नाशयी रस के कार्यों के संदर्भ में सही है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज इमल्सीकृत वसा को पचाता है। दूसरा पॉइंट है अग्नाशयी रस को मानव शरीर का पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों को पचाने वाले एंजाइम विधिक रूप से मौजूद होते हैं। और तीसरा है कि इस रस में उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन के रूप में स्रावित होता है और सक्रिय होकर प्रोटोनों तथा पेप्टोनों को छोटे पेप्टाइड्स और अमीनो अम्लों में तोड़ता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का निर्माण सामान्यतः किसके कारण होता है? तो ये कई पीढ़ियों में विविधताओं के संचय से होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का निर्माण सामान्यतः कई पीढ़ियों में विविधताओं के संचय से होता है। दूसरा पॉइंट है कि नई प्रजाति के उद्भवन की प्रक्रिया एक अत्यंत धीमी, क्रमिक और सतत चलने वाली जैविक घटना है जो रातों रात या किसी अचानक परिवर्तन से पूरी नहीं होती। तीसरा है कि लैंगिक जनन और डीएनए प्रतिकृतिकरण के दौरान जीवों में छोटी छोटी आनुवंशिक विविधताएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जब कोई उप समष्टि भौगोलिक रूप से मुख्य समष्टि से अलग हो जाती है तो प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक विचलन के कारण विविधताएं पीढ़ियों तक संचित रहती हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो जाए तो मुख गुहा में कौन सी घटना सबसे अधिक प्रभावित होगी? ये जो होगी वो स्टार्च का शर्करा में टूटना होगी। यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो जाए तो मुख गुहा में स्टार्च का शर्करा में टूटना सबसे अधिक प्रभावित होगी। लार एमाइलेज मुख गुहा में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला पहला पाचक एंजाइम है जो भोजन के चबाने के दौरान उसमें मिलता है। इस एंजाइम का मुख्य रासायनिक कार्य भोजन में उपस्थित जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च को माल्टोज जैसी सरल शर्कराओं में अपघटित करना है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉबे राइनर के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? 3 सही है लेकिन 1 सही नहीं है। तो आपका ये 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। ये आपका सही नहीं है। इसमें पॉइंट है कि डोवे राइनर ने तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने पाया कि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस त्रिक के अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के अंकगणितीय माध्य के लगभग बराबर था। जब उन्हें परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान लगभग 7 है और पोटेशियम का 39 है। तो 2 परमाणु द्रव्यमान का औसत 23 है जो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें गलत है, वही सही होगा, वही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है? तो इससे ये ज्ञात किया जाता है कि प्रेरित धारा की दिशा है। सी ऑप्शन सही है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है कि इसका उपयोग विद्युत मोटरों में किया जाता है। इस नियम का उद्देश्य विद्युत मोटर में कार्यरत चुंबकीय बल को दिशा ज्ञात करना है और बाएं हाथ के नियम में मध्यमा अंगुली धारा की दिशा का प्रतिनिधित्व करती है। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? तो इसमें उपयोग विद्युत जनरेटर में किया जाता है। इस नियम का उद्देश्य विद्युत जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना है और दाहिने हाथ के नियम में मध्यमा अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को प्रतिनिधित्व करती है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही था वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिकों का गुण नहीं है? तो जो यौगिकों का गुण नहीं है वो आपका आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये गुण नहीं है। और कौन से गुण हैं? तो वो आपका आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में विलेय होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं, ये तो है इसका गुण। दूसरा है कि धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं। तीसरा है आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो ये तीनों इसके आयनिक यौगिकों के गुण हैं, लेकिन आपका एक जो कथन है वो नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
इसमें जो सही है वो है आपके कि इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट्ट उपस्थित होते हैं, ये आपका सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। शरीर की अधिकांश पेशियां रेखीय होती हैं, यह मुख्य रूप से अग्रपाद, पश्चपाद तथा पीठ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेखीय पेशियों की कोशिकाएं लंबी, तुर्करूपी तथा अशाखित होती हैं। इन पेशियों में किनारे किनारे केंद्रक पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है अरेखित पेशियों की कोशिकाएं लंबी, नुकीली तथा अशाखित होती हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा बेरी बेरी का एक लक्षण है। तो बेरी बेरी का जो लक्षण है वो आपका कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बेरी बेरी एक रोग है जो थायमिन जैसे विटामिन B1 को भी कहा जाता है, इसकी कमी से होता है। थायमिन पाचन, चयापचय और तंत्रिका और मस्कुलो इसके लेटल प्रणालियों के कामकाज के लिए आवश्यक है। दूसरा है कि बेरी बेरी अक्सर उन लोगों में होता है जो ज्यादातर सफेद चावल या अत्यधिक परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार खाते हैं। और बेरी बेरी के लक्षण हैं भूख में कमी, थकान, मांसपेशी शोथ, पक्षाघात और मानसिक भ्रम। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है कथन है कि तांबे और पीतल के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। और दूसरा है कारण है कि खट्टे पदार्थों में उपस्थित अम्ल धातुओं के साथ अपक्रिया करके विषैले लवण बनाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दही, छाछ, नींबू का रस, इमली जैसे खट्टे पदार्थों में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल उपस्थित होते हैं। तांबा और पीतल जैसी तांबा और पीतल जैसी सक्रिय धातु इन अम्लों के साथ रासायनिक संपर्क के आने पर स्वतः अपक्रिया करती हैं। इस रासायनिक अपक्रिया के परिणाम स्वरूप धातु और अम्ल मिलकर अत्यधिक विषैले विलय लवण उत्पन्न करते हैं। यदि इन खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तनों में लंबे समय तक रखा जाए तो ये लवण भोजन को दूषित कर देते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो यही कारण है कि मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और धातु क्षरण को रोकने के लिए इन बर्तनों के आंतरिक भाग पर टिन की परत या कलई चढ़ाई जाती है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र धातुओं को उनके मुख्य घटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले है मिश्र धातु इधर है घटक, सोल्डर आपका सीसा और टिन से, पीतल आपका तावा और जस्ता से, कांस्य है आपका वो आपका तावा और टिन से, और अमलगम आपका पारा और अन्य धातु से है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन सही है, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा सही रूप में दर्शाया गया है। तो इसको जो दर्शाया गया है वो आपका ये सही रूप है, CH3COO C2H5 प्लस NaOH CH3 इसके साथ अभिक्रिया करके CH3COO Na प्लस C2H5OH बनाता है। तो ये सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो सबसे पहला जो कथन है वो है कि बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, जबकि दायां आलिंद फेफड़ों से ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है। दूसरा है बायां निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, जबकि दायां निलय ऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों में पंप करता है। तीसरा है बायां आलिंद ऑक्सीजन युक्त रक्त को दाएं निलय में स्थानांतरित करता है, जो इसे शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। चौथा है दायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों में बेऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है, जबकि बायां निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो इसमें जो कथन सही है वो आपका दूसरा और चौथा कथन सही है, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके इसमें 25 क्वेश्चन ही साइंस के पूछे जाते हैं। दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन है सबसे पहले कि स्वच्छ आकाश का रंग दिन में नीला दिखाई देता है। कारण है वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणुओं और सूक्ष्म कणों द्वारा बैंगनी और नीले प्रकाश का प्रकीर्णन
अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में अधिक होता है। इसमें जो सही है ऑप्शन वो आपका अविकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अविकथन की सही व्याख्या करता है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह विभिन्न गैसों के अणुओं, धूल के कणों, सूक्ष्म जल बूंदों के संपर्क में आता है। रेले का प्रकीर्णन सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपका इसमें ए ऑप्शन सही है। इस नियम के अनुसार कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले और बैंगनी प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल और पीले प्रकाश की तुलना में लगभग 5 से 16 गुना अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि वायुमंडल के ऊपरी सूक्ष्म कण इस नीले और बैंगनी प्रकाश को चारों ओर बिखेर देते हैं और हमारी आंखें बैंगनी की तुलना में नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं। इसीलिए आकाश नीला दिखाई देती है। इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल अनुपस्थित हो तो प्रकाश का कोई प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश पूरी तरह काला दिखाई देगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। तो आपके ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज की क्लास के जनरल साइंस के, आपके जो ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपका पेपर होने वाला है, ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।